ओके स्टूडेंट, आज +1 क्लास केमिस्ट्री में हम अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं और अब तक हमने पढ़ा था कि वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस कैसे एक्सप्लेन करें। आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर्स ऑफ वेव रेडिएशन। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस। अब तक हमने स्टडी किया था वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। देखो, डिफरेंट साइंटिस्ट के लिए माइंड में डिफरेंस व्यू होते हैं। जैसे हमने अब तक एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव की फॉर्म में यानी रेडिएशंस प्रोपगेट इन फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन अगर हम प्लैंक की बात करें, आइंस्टीन की बात करें, उन्होंने कहा कि रेडिएशंस नॉट प्रोपगेट इन फॉर्म ऑफ वेव बट प्रोपगेट इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस and that are not fully explained by the wave natures of radiations। अब देखो, अगर पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस की बात करें तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस ने एक्सप्लेन किस फॉर्म में कर रहे हैं हम, क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे, या इसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इसी के बेसिस पे देखो, आज हम स्टडी करेंगे कि अगर पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन एक्सप्लेन करते हैं तो किस फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन फिनोमिना हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बॉडी एंड दैट आर नॉट एक्सप्लेन या वेव नेचर्स ऑफ रेडिएशंस थ्योरी एनेबल टू एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर या ब्लैक बॉडीज। अब ब्लैक बॉडी से रिलेटेड सब पढ़ेंगे जो रेडिएशन इमिट करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पार्टिकल नेचर से ही हम एक्सप्लेन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट एक्सप्लेन बाय प्लैंक। और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दोनों को कंसीडर करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि वेरिएशंस ऑफ हीट कैपेसिटी, variation of heat capacity with temperatures, कि किसी सब्सटेंस को हीटिंग कर रहे हैं तो कैसे जो रेडिएशन इमिट हो रही है टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे। और इसी के अंदर नेक्स्ट वन हम स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रा, यानी या हम एक्सप्लेन करेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। क्या एक्सप्लेन करेंगे हम, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स की बात करें तो हैज ए रेफरेंस मान के हम हाइड्रोजन एटम्स के स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे। यानी स्पेक्ट्रम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमने अपनी +1 क्लास में अभी स्टडी करना है। यानी अब पार्टिकल नेचर्स के अंदर हम 4 टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके स्टडी कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम ब्लैक बॉडी क्या होती है, इसको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं दैट कैन इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी किसको बोलेंगे हम, any object that can emit or absorb radiations। अगर रेडिएशन को इमिट भी कर सकता है वो ऑब्जेक्ट और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। यानी ब्लैक बॉडी क्या होगा, any object that can emit or absorb रेडिएशंस। यानी ब्लैक बॉडी हम किसको कहेंगे, एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन, जो रेडिएशन को इमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सके, इसको क्या बोलेंगे हम, ब्लैक बॉडी। और अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जो हर फ्रीक्वेंसी या हर वेवलेंथ की लाइट को इमिट कर सकता है और हर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं हम, आइडियल ब्लैक बॉडी। क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी।
यानी ऐसा ऑब्जेक्ट दैट कैन इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज। यानी आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होगा? ऑब्जेक्ट दैट कैन इमिटेड और absorb radiations of all wavelength, हर वेवलेंथ की रेडिएशन को वो इमिट भी कर सकता है और अब्जॉर्ब भी कर सकता है। यानी ऑब्जेक्ट दैट कैन इमिटेड और अब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, या हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब और इमिट कर सके। वैसे तो नेचर में ऐसी कोई आइडियल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, एक माइंड में विचार ला सकते हैं, ऐसा है ना। क्योंकि हाइपोथेसिस के बेसिस पे सारी साइंटिफिक जो रिसर्च हुई है अपने, तो हम मान के चलते हैं कि आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होगी? कोई भी ऑब्जेक्ट दैट इमिटेड एंड एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ रेडिएशंस, जो हर वेवलेंथ की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब और इमिट कर सकता है, दैट इज आइडियल ब्लैक बॉडी। अब बात क्या आती है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे? रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, उसको क्या कहेंगे हम? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी एक सिंपली वर्ड बार बार यूज करेंगे हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होंगे? रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। सिंपली क्या कहेंगे हम? रेडिएशंस इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के द्वारा जो रेडिएशन इमिटेड होंगी उसी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। देखो इसी के लिए अगर एग्जांपल लें कि कैसे एक्सप्लेन करें जी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ में ऑब्जर्व होता है। जैसे हम ये कहें कि जैसे आपका ब्लैक स्मिथ बोले या जो लोहार जिसको बोलते हैं, वो लोहे को गर्म करता है, या आप घर में भी आप अपने चूल्हे के अंदर राती वगैरह या लोहे की रोड को डाल के ये इजीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यानी अगर हम किसी भी आयरन रोड है हमारे पास और आयरन रोड को आप हीटअप किए जा रहे हो बर्नर के थ्रू, हम इसको हीटेड कर रहे, और जैसे ही आयरन रोड को हीट करेंगे तो देखो हम एक हीट एनर्जी को डिफरेंट कलर ऑफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, यही आयरन रोड है वो डल रेड हो जाती है, और जब फर्दर हीटिंग करेंगे तो डल रेड से रेड कन्वर्ट हो जाएगी, और भी हीट करते रहेंगे हम इसको, तो ये रेड से कैसी आ जाएगी? व्हाइटिश हो जाएगी, और फिर भी गर्म करते रहेंगे हम इसको, तो ये कैसी हो जाएगी? ब्लूइश हो जाएगी। फिर भी गर्म करते रहेंगे इसको, तो ब्लूइश से क्या हो जाएगी? ये अपनी डार्क वॉयलेट कलर तक टर्न हो जाएगी, या सीधा हम डार्क ब्लू लिखने की बजाय वॉयलेट कलर मेंशन कर दे। तो देखो जैसे ही हम एक किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू हीट प्रोवाइड कर रहे थे, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे, वो हीट एनर्जी डिफरेंट रेडिएशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। जैसे हमने हीट किया तो रेड कलर से ये किस कलर में आ गया है? वॉयलेट कलर में। और जैसे हमने एक सीक्वेंस ऑफ रेडिएशंस पढ़ी थी, कलर स्पेक्ट्रम पढ़ा था विजिबल रेंज के अंदर, हम बात करें वेवलेंथ ऑफ रेड कलर क्या होती है आपकी? मैक्सिमम, और वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर क्या होती है? मिनिमम। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जैसे ही ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हैं आप, कंटिन्यू हीटिंग करते जाएंगे तो डिफरेंट वेवलेंथ की वो क्या कर रही है? रेडिएशन इमिट कर रही है, क्योंकि अलग अलग कलर्स है वो अलग अलग वेवलेंथ से करस्पॉन्ड करता है, और अलग अलग वेवलेंथ की अगर लाइट इमिट कर रही है, ये जो आपको अलग अलग कलर यहाँ नजर आ रहे हैं, डल रेड है, व्हाइटिश है, ब्लूइश है, वॉयलेट कलर, ये जो रेडिएशंस की फॉर्म में नजर आ रहा है, दैट रेडिएशन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। या ब्लैक बॉडी का काम कौन कर रहा है? आयरन रोड। जैसे उसको हम हीटिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहा है? वो डिफरेंट रेडिएशंस इमिट कर रहा है, जिसकी वजह से अगर वो विजुअल रेंज में आ रहे हैं, जैसे हमने वेव स्पेक्ट्रम पढ़ा था,
तो आपको वो विजुअली हो जाते हैं, नहीं नजर नहीं आते हैं। तो ये हम इजीली जो विजुअल कलर है उस फॉर्म में आयरन रोड को हीटिंग करने से ये डिफरेंट रेडिएशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जैसे ही हीटिंग कंटिन्यू करते जा रहे हैं इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन भी पढ़ा था वेलोसिटी की टर्म में। हम ये कहें कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। इसलिए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्लैक बॉडी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट कर रहा है, क्योंकि वेवलेंथ वेरी कर रही है तो फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर रही है। अब इसी हीट कैपेसिटी से रिलेटेड कि हाउ हीट कैपेसिटी वेरी विद टेम्परेचर, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट की जगह आयरन रोड का एग्जांपल लेके देखा, आप घर पे करके भी देख सकते हैं इसको। इसी में अगर वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी देखें, इस केस में देखो जितनी ब्राइटनेस आ रही है उस ब्राइटनेस को हम इंटेंसिटी की टर्म में स्टडी करते हैं कि लाइट के अंदर कितनी ब्राइटनेस है। उस ब्राइटनेस ऑफ लाइट को देखो, किसी भी लाइट के अंदर जो ब्राइटनेस है उसी को हम किसकी टर्म में स्टडी करते हैं, इंटेंसिटी की टर्म में। अब इसी केस में अगर हम ग्राफ ड्रा करके देखें किसके लिए हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, तो हम यहाँ ग्राफ ड्रा करते हैं। देखो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ ड्रा कर देते हैं। हम यहाँ इंटेंसिटी को वेरी कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में वेवलेंथ को वेरी कर देते। अब वेवलेंथ ऑफ इंटेंसिटी के साथ डिफरेंट टेम्परेचर पे किस तरह का ग्राफ मिलता है हमें। जैसे जैसे देखो हम वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे, या लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, हम वेवलेंथ को जैसे कम करते जाएंगे तो आपको इस तरह का एक स्लोप ऑब्टेन होता है। यानी जैसे डिक्रीज करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो इंटेंसिटी इधर इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे वेवलेंथ को कम कर रहे हैं। अब वेवलेंथ कम हो रही है तो ग्राफ अपवर्ड आ रहा है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगी, उसके बाद इंटेंसिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज। यानी एक ये फिक्स टर्म्स है, किस फॉर्म में ये वेरी करता है। अगर ये हमने एक गिवन टेम्परेचर T1 पे ग्राफ ड्रा किया, ऐसे कहें कि हम T2 टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। ये अपना T2 टेम्परेचर पे लेट अगर हम ग्राफ को वेरी करवा रहे तो अपने पास क्या आ जाएगा कि जैसे ही वेरी करेंगे अपना ग्राफ, लेट हम इसी वेवलेंथ से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन टेम्परेचर हाई ले लिया हमने तो ये ग्राफ है ये इस फॉर्म में मिल जाएगा हमें। देखो ये जो ग्राफ हम कंसीडर कर रहे हैं ये इस फॉर्म में मिल जाएगा हमें। हम ये मान के चलें कि ये टेम्परेचर T2 है, यहाँ जैसे जैसे वेवलेंथ कम की हमने इंटेंसिटी इंक्रीज होती रही, लेकिन एक ऐसी पीक आई उसके बाद डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी है। ये मान लो अपनी L1 है, ये आपकी क्या होगी है L2। ये जो अपना T2 टेम्परेचर है, यानी T2 कंडीशन ग्राफ कब होगा, जब T2 टेम्परेचर हाइयर होगा किससे, T1 से। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ इंटेंसिटी वेरी करती है। इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस। तो जैसे जैसे हीट कैपेसिटी यानी हीट एनर्जी हम उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर राइज अप करेंगे। टेम्परेचर राइज करते जा रहे हैं, हम इसको हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं। उस केस में अपनी वेवलेंथ क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन एक लिमिट होती है, उसके बाद क्या हो जाएगी, वो वेवलेंथ डिक्रीज होती रहेगी, लेकिन जो आपकी हीट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेटेंट हीट फिक्स होती है तो उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगी, वो डिक्रीज। तो इस तरह का ग्राफ मिलता है हमें, डिफरेंट पीक मिलती है हमें। अब जो हायर वेवलेंथ की आपकी ये क्या है, लेसर की। तो इस केस में हम टेम्परेचर के साथ क्या कर सकते हैं, वेरिएशन शो कर सकते हैं। देखो इस केस में आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, हायर टेम्परेचर पे तो लेसर वेवलेंथ की ग्राफ बनेगा अपना। इस ग्राफ में थोड़ा सा देखो पीक को मॉडिफाई कर देते हैं हम थोड़ा सा, ये क्योंकि देखो जैसे हम इसको हीट अप कर रहे हैं
कम वेवलेंथ की लाइट आती जा रही है, वेवलेंथ अगर कम होगी तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी ये जो अपनी पीक था, ये ग्राफ जो हमें मिला है T2 टेम्परेचर के ऊपर, ये ग्राफ की पीक, मैक्सिमम पीक आपने थोड़ी सी इससे कम वेवलेंथ पे बनानी है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि देखो जैसे टेम्परेचर दे रहे हैं तो आपकी हीटिंग की वजह से कम वेवलेंथ की आपको क्या मिल रही है, रेडिएशंस मिल रही है। तो अपना ग्राफ ये ध्यान रखेंगे, इसकी जो हाईएस्ट पीक बनेगी, ये जो L2 है, ये लेसर वेवलेंथ पे मिलेगी, यानी L2 वेवलेंथ इज लेसर देन L1। ये भी हमने ध्यान रखना है। जो हाईएस्ट पीक हम ऑब्टेन कर रहे हैं, वो हायर टेम्परेचर पे जो हाईएस्ट पीक मिलेगी वो लोअर वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग मिलेगी। तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ हीट कैपेसिटी वेरी विद टेम्परेचर्स, कि जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे लेसर वेवलेंथ की रेडिएशन मिलेंगी। लेसर वेवलेंथ मींस हायर एनर्जी। ओके, देखो नेक्स्ट वन हम एक्सप्लेन करते हैं। अब ये हम किस फॉर्म में रेडिएशन इमिट कर रही हैं? अब तक कह रहे थे कि ये तो एक वेव की फॉर्म में चल रही है, लेकिन प्लैंक ने क्या कहा कि वेव की फॉर्म में नहीं चल रही है, तो पैकेट की फॉर्म में चल रही है। कि जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आयरन रोड है जो हमें विजुअली कलर दे रहा है, वो रेडिएशन इमिट कर रहा है। इसने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट करता है तो वेव की फॉर्म में नहीं करता है, पार्टिकल यानी पैकेट की फॉर्म में करता है। तो नेक्स्ट वन देखो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी हमें जो प्लैंक साइंटिस्ट था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी इसीलिए बोलते हैं इसने, प्लैंक साइंटिस्ट ने हमें क्या एक्सप्लेन दिया कि रेडिएशन emitted in form of packet of energy, not in form of wave। इसने कहा कि वेव की फॉर्म में नहीं इमिट हो रही है, ये किसकी फॉर्म में, पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में हो रही है। और प्लैंक ने स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहा, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। इसके लिए इसने वर्ड यूज किया क्वांटम। क्या वर्ड यूज किया, क्वांटम। और अगर यही रेडिएशंस है जो पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, अगर ये सनलाइट से आ रही है, अगर किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए क्वांटम वर्ड यूज किया इसने। और ये कहे इफ रेडिएशंस इज पार्ट ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट का पार्ट है तो इस केस में हम पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, फोटोन वर्ड यूज करेंगे। यानी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन्स। यानी क्वांटम एंड फोटोन आर सेम। Photon word used in case of sunlight and quantum word used in case of any form of source of energies। तो इसी के केस में अब प्लैंक क्वांटम ने हमें क्या स्टेटमेंट दी कि एनर्जी पैकेट की फॉर्म में आ रही है, और एक स्मॉलेस्ट पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम्स बोलते हैं। और इसी क्वांटम्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ हमारे पास इसने क्या स्टेटमेंट दी अभी कि स्मॉलेस्ट पैकेट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्वांटम। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए इसने ये कहा कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। इसने ये कहा कि जो भी एनर्जी इमिट कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट रेडिएशंस की फॉर्म में, वो पैकेट की फॉर्म में है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमने वर्ड यूज कर लिया है स्मॉल h एंड न्यू। ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई है
या हम ये कहें जो H वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं, H क्या है यहाँ, प्लैंक क्वांटम है, और प्लैंक वर्ड यूज करें तो इसी को क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स, और ये वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बाकी एनर्जी के साथ H की वैल्यू जो यूनिट है वैल्यू फिक्स रहेगी, यूनिट वेरी कर जाएगी, या H कांस्टेंट है, बाकी न्यूमेरिकल में मिल जाती है, लेकिन जनरल क्लास लेवल पे अगर हम ले तो ना भी मिले तो हम याद रखेंगे, जैसे एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू याद रखते हैं हम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखते हैं, इस फॉर्म में हम इसको भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। बाकी कंपटीशन एग्जाम में हमें गिवन मिलती है तो ये भी हम याद रखेंगे। अगर हम ये बात करें, एक स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है, क्वांटम है, उसकी एनर्जी कितनी है, h न्यू के बराबर है। यानी अगर हम ये कहें एनर्जी ऑफ क्वांटम और फोटोन, ये एनर्जी है E आपकी, और किसके बराबर है, h न्यू के बराबर। और अगर यही कितने नंबर में क्वांटम आ रहे हैं, यानी कितने क्वांटा है आपके, इस फॉर्म में इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हम राइट अप कर सकते हैं। और क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर n नंबर ऑफ क्वांटा के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर रेडिएशंस आपकी किसके लिए आ रही है, फॉर n नंबर ऑफ क्वांटा, अगर n नंबर ऑफ क्वांटा आ रहे हैं तो हमारी टोटल एनर्जी E किसके बराबर हो जाएगी, ये जो n नंबर है ये मल्टीप्लाई में ले आएंगे हमारे पास जो फॉर्मूला था h न्यू के बराबर। यानी n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ क्वांटास, कितने नंबर ऑफ क्वांटम्स हमें मिल रहे हैं, कितने पैकेट ऑफ एनर्जी हमें मिल रही है, उसी को हम इसी इक्वेशंस को मॉडिफाई फॉर्म में हम राइट अप कर सकते हैं। अगर नंबर दे रखें, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसी फॉर्म में इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। पीछे हमने वेव की फॉर्म में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, तो हम इस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। यानी अपनी एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, NHc अपॉन लैम्डा, चाहे हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी हो चाहे हमें वेवलेंथ, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ ए रेडिएशंस, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशंस। अब इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए H हर्ट्ज ने हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी, ये इक्वेशन किसने दी हमें, प्लैंक ने, और इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने दिया, हमने, हर्ट्ज ने। तो देखो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन बाय H हर्ट्ज ने एक्सप्लेन किया था ये 1887 के करीब। इसने क्या कहा कि अगर कोई भी मेटल शीट लेके हम इसको एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट करके किसी डिटेक्टर के साथ सामने कनेक्ट कर दें हम, इस फॉर्म में इसने क्या, इस पूरे कंटेनर्स में, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की थी हमने, ग्लास ट्यूब में इंक्लोज कर दिया है। अब जैसे इसको इंक्लोज करेंगे, इसने सनलाइट को यूज करके डिटेक्टर्स की फॉर्म में यूज किया कि कैसे सनलाइट की फॉर्म में इसको यूज करेंगे। यहाँ इसने हाई वोल्टेज के साथ अगर कनेक्ट करें, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव इस फॉर्म में, और जैसे इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही रेडिएशंस इस मेटल शीट पे स्ट्राइक करेंगे, ये मान लो आपकी सनलाइट इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, रेडिएशन आ रही है वेव की फॉर्म में, रेडिएशन की अगर एनर्जी E अगर टोटल हम h न्यू कंसीडर करें, इसने कहा कि जैसे ही मेटल शीट के ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी विदाउट लैक ऑफ
सेकंड, 1 सेकंड का भी डिस्टर्ब किए बगैर जैसे ही लाइट इस सीट पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ सीट पे से इमिट हो रहे हैं, इसको डिटेक्ट कौन करेगा? यहाँ हमने ये डिटेक्टर जो यूज लगा रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर का काम जो कर रहा है, यहां से हमने कोई भी जो ये सीट हम यूज कर रहे, इसको हम जनरली मोर सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव मेटल यूज करते हैं। यानी ये जो सीट की हमने ये लाइट सेंसिटिव मेटल यूज करते हैं। और ये मेटल्स अपने कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे सेंसिटिव सीजियम है, रुबिडियम है, पोटासियम है, यानी अल्कली मेटल जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो जैसे ही सनलाइट फॉलो अप करेगी, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से डिटेक्ट करेंगे और वायर के थ्रू फ्लो करेगा। इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को फ्लो को डिटेक्शन करने के लिए हम एमीटर लगा देते हैं ताकि करंट के फ्लो को हमें डिटेक्ट कर सके। इसी की फॉर्म में इसने कहा कि विदाउट गिविंग टाइम गैप्स हैज द सनलाइट strike on the metal surface, it emit the electrons and that process is known as photoelectric effect। किसी लाइट सेंसिटिव मेटल सीट के ऊपर जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी, ये इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे तो डिटेक्टर्स इलेक्ट्रॉन को कैचअप करके वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन करता है। इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेस करके आजकल हम सोलर प्लेट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें विदाउट कंज्यूमिंग द केमिकल्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आज प्रेजेंट लाइफ में भी अपने लिए। इसी के बेसिस पे हर्ट्ज ने में इसको मॉडिफाइड फॉर्म में दे दिया है। देखो कि जैसे ही किसी मेटल सीट के ऊपर लाइट स्ट्राइक कर रही है एनर्जी हैविंग hν, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था इस मेटल सीट को यहां से लीव आउट करेगा। अब यहां से लीव आउट करने के लिए इसने कितना वर्क डन किया? ये अगर इसके एक्स्ट्रा भी एनर्जी बच जाती है तो किस एनर्जी की फॉर्म में यहां से वेलोसिटी के साथ निकलेगा, उसको हम बोलते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, यानी किस स्पीड के साथ ये वेलोसिटी के साथ लीव कर रहा है मेटल को। दैट मीन्स हम ये कहें कि किसी मेटल्स पे, देखो यहाँ हम हर किसी मेटल को यूज नहीं कर सकते। अगर सनलाइट यूज करें, एक ऐसा मेटल यूज करना है जिसकी एनर्जी, यानी इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सीट से फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो डिपेंड करेगी अपनी किस पे, जिसको hν डॉट लिखते हैं, हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स मेटल सरफेस। मेटल सीट से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी होगी हमारी, यानी h डॉट जिसको बोले hν डॉट, ये जो एनर्जी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या हो जाएगी हमारी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा है तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन रेडिएशन एनर्जी से अगर कम है तो क्या होगा? इजेक्शन। और बराबर है तो सिर्फ फ्री कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, लीव नहीं करेगा वहां से। इसी केस में अगर हम इसी फॉर्मूले को हर्ट्ज ने मॉडिफाई फॉर्म में लिख दिया, अगर हम एनर्जी की बात करें, hν किसके बराबर हो जाएगा? hν डॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो hν डॉट है ये किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर। यानी ये भी राइट अप कर सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शंस, यानी कितना वर्क डन किया टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सीट। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई है दैट इज चेंज इनटू फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अपने पास एक नया फॉर्मूला मिल गया हमें, hν इज इनकमिंग टोटल एनर्जी, hν डॉट क्या होगी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सीट। अगर इससे एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी किस स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है डिटेक्टर के साथ,
और अगर किसी के अंदर वेलोसिटी है तो उस एनर्जी को किस फॉर्म में लिखते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं किस एनर्जी के साथ मेटल शीट को लीव कर रहा है। दैट मीन्स अगर इसको रीअरेंज करके लिखें हम, एच न्यू माइनस एच न्यू डॉट इक्वल टू क्या हो गया है? काइनेटिक एनर्जी। और एच कॉमन ले ले तो अपने पास क्या आ गया है? न्यू डॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और इसी को अगर प्रॉपर वे में लिखें तो ये भी राइट कर सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू वी, जो हमारे पास न्यू डॉट है दैट इज डेल्टा न्यू। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू एच डेल न्यू डॉट। तो एक फॉर्मूला अपने पास ही आ गया। हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर गिवन है तो फ्रीक्वेंसी से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी से फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को सॉर्ट आउट करके देखो, ये फॉर्मूला जो हमें दिया मैनिपुलेट करके किसको? प्लैंक क्वांटम्स को और हर्ट्ज फॉर्म को यूज करके, ये हमें किसने दिया? आइंस्टीन ने। तो कई बार अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले, दैट रिलेशन गिवन बाय आइंस्टीन एंड दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन्ड बाय एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज एंड सिंपल थ्योरेटिकल स्टेटमेंट गिवन बाय प्लैंक। तो ये सारा हमने क्या पढ़ा आज? पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस। नेक्स्ट वी स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।